दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल टॉपिक के ऊपर, जो कि रिलेटेड है एलटीसी के संबंध में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस स्पेशल कैश पैकेज, जो कि केवल ब्लॉक ईयर 2018 से 21 के लिए लागू है, इसका लाभ कैसे उठाएं और इसके संबंध में क्या नियम है, इसकी गणना कैसे करें। और हाँ दोस्तों, ज़रूर आप ध्यान रखें, यह ऑफ़र सीमित समय के लिए है, मतलब ये केवल इस वित्तीय वर्ष 31/3/2021 तक ही सीमित है। तो जो सरकारी कर्मचारी इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक और आराम से तसल्लीपूर्वक देखें। दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरुजी के ऊपर। और दोस्तों, कोरोना से सावधानी रखें, हाथ धोते रहें, 2 गज की दूरी का पालन करें और मास्क लगाएं। और जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत लाइक और सब्सक्राइब किया है, तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस तरह से आपका प्यार मेरे चैनल के ऊपर बना रहेगा। और आगे चलते हैं आज के विषय के ऊपर। दोस्तों, स्पेशल कैश पैकेज क्या है, तो चलिए चर्चा करते हैं। भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी एवं राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के परिणाम स्वरूप अत्यधिक संख्या में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा एलटीसी ब्लॉक वर्ष 2018 से 21 का उपभोग नहीं कर पा रहे थे, उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, एवं इससे विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि परिवहन, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी इत्यादि में भारी वित्तीय संकट भी उत्पन्न हो गया। तो इन दोनों ही समस्याओं से निदान पाने के लिए भारत सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला, जिसको नाम दिया स्पेशल कैश पैकेज, और जो मुख्यतः उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है जो वर्ष 2019-20 के दौरान अपनी एलटीसी का उपभोग नहीं कर पा रहे थे। अगर उनकी एलटीसी होम टाउन या ऑल इंडिया जो ब्लॉक वर्ष 2018 से 21 के बीच में अगर ड्यू है, वो लेना चाहते हैं, तो वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के उपभोग, व्यय और उनकी खपत को बढ़ाना भी इसमें एक गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य है, जिससे कैश का विमुद्रीकरण हो सके और जो आर्थिक संकट विभिन्न संस्थानों में, उद्योगों में पसरा हुआ है, उसको भी निदान पाया जा सके। यहाँ पर सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये स्पेशल पैकेज क्या है। ये गवर्नमेंट ने एक स्पेशल, मतलब कोई अलग से आपके लिए राहत कोष निकाला है, या ये नियम है, या ये आगे भी कई समय तक जारी रहने वाला है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया है कि नियम और पैकेज में क्या अंतर है। मतलब कि किसी भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए यदि कोई नियम बनाए जाते हैं तो उसकी अधिसूचना, उसका राजपत्र कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT के द्वारा जारी किया जाता है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि स्पेशल कैश पैकेज का ये जो नोटिफिकेशन है, जो सर्कुलर आया है, यह भारत सरकार के व्यय विभाग, जो कि वित्त मंत्रालय के अंदर आता है, उसने जारी किया है। तो इससे स्पष्ट आप कर सकते हैं कि यह नियम नहीं है, यह केवल इसी वित्तीय वर्ष के लिए विशेष पैकेज लागू किया गया है। विशेष पैकेज जो एलटीसी ब्लॉक वर्ष 2018 से 21 के स्थान पर दिया जा रहा है, वह केवल मार्च 2021 तक अवधि के लिए वैध है। और विशेष कैश पैकेज से आने वाली एलटीसी प्रभावित नहीं होंगी, वो यथावत रहेंगी। इसका अर्थ है कि यह जो स्पेशल कैश पैकेज है, इसकी जो वैलिडिटी है वो केवल मार्च तक रहेगी, और इससे जो आपकी 2021 के बाद आपकी जो भी एलटीसी आएंगी वो कोई इफेक्टेड नहीं होंगी। जैसे आप पूर्ववत तरीके से पहले से ले रहे थे, आप उसी तरीके से एलटीसी को प्रचलित नियमों के अनुसार अवेल कर सकते हैं, उसका उपभोग कर सकते हैं। किसी भी सरकारी कर्मचारी को उक्त विशेष कैश पैकेज चुनना अनिवार्य नहीं है। अर्थात यदि वह चाहे
तो पूर्व में प्रचलित नियमों के अनुसार एलटीसी का उपभोग कर सकता है और भारत में या फिर अपने गृह निवास के लिए यात्रा के विरुद्ध में यात्रा का क्लेम ले सकता है। तो चलिए बात करते हैं नियमों की। सबसे पहला नियम है, सरकारी कर्मचारी को उसके वास्तविक एलटीसी व्यय से अधिक राशि का खर्च करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर वास्तविक एलटीसी व्यय का अर्थ हम आगे समझेंगे। और दूसरा नियम यह कहता है कि सरकारी कर्मचारी को उसके खाते में उपलब्ध अवकाश नकदीकरण एवं एलटीसी की वास्तविक व्यय का अर्थ 10 दिन अवकाश नकदीकरण एवं डील्ड एलटीसी फेयर, जो कि नीचे टेबल में वर्गीकृत किया है, उसके अनुसार खर्च करना होगा, जो उस राशि या उससे 3 गुना के बराबर हो। तो इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। और तीसरा नियम यह है कि उपरोक्त सारणी के तहत यदि कोई सरकारी कर्मचारी डीम्ड एलटीसी फेयर या व्यय का 3 गुना खर्च करता है तो उस स्थिति में वह विशेष कैश पैकेज के लिए हकदार होगा। दोस्तों, अगले नियम में ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को निम्नानुसार व्यय करने के पश्चात ही अवकाश नकदीकरण और यात्रा खर्च के समतुल्य भुगतान होगा। मतलब कि अगर आपको कैश लीव इनकैशमेंट या फिर जो आपका डीम्ड एलटीसी फेयर के इक्विवेलेंट पेमेंट चाहिए तो आपको निम्न तरीके से खर्च करना होगा, जिसमें जो आपके 10 डेज ईएल इनकैशमेंट की अमाउंट है और जो आपका डीम्ड एलटीसी फेयर डिस्क्राइब किया गया है उसके 3 गुना खर्च का बराबर और ईएल इनकैशमेंट का अमाउंट जोड़ करके जो आएगा उसके बराबर या उससे ज़्यादा खर्च करने पर ही आपको दोनों राशि का भुगतान किया जाएगा। अगला नियम, विशेष कैश पैकेज मतलब 10 दिन अवकाश नकदीकरण की राशि को छोड़कर एलटीसी प्रतिपूर्ति राशि आयकर मुक्त है, क्योंकि यह पहले से प्रचलित एलटीसी नियमों का ही भाग है, जो कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत छूट प्रदान करती है। तो दोस्तों, जैसा आपको जानकारी होगी, लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं कि जो एलटीसी अमाउंट है वह इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत उसको एग्जम्प्शन दिया गया है और इसलिए उस राशि पर आपका आयकर की गणना नहीं होगी और जो आप 10 दिन का इनकैशमेंट लेंगे केवल उसी पर इनकम टैक्स कैलकुलेशन की जाएगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। सभी विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रमुख विशेष कैश पैकेज के तहत सरकारी कर्मचारी के द्वारा व्यय राशि की प्रतिपूर्ति उस स्थिति में कर सकते हैं जब सरकारी कर्मचारी पत्र में सुझाए या सामान या सेवा के उपभोग के बिलों को वास्तविक रूप से प्रस्तुत करें। दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि यह एलटीसी कैश पैकेज आपको एलटीसी डीम्ड फेयर के अगेंस्ट में दिया जा रहा है, इसलिए आपको जब तक आप संबंधित बिल, संबंधित वाउचर जो कि जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर से आप खरीदेंगे या सेवा लेंगे उसको आप कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करते हैं, तब तक आपको किसी भी स्थिति में एलटीसी का भुगतान नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल, इसका लाभ कौन ले सकता है? तो जैसा कि आप सामने वीडियो में देख रहे हैं, सबसे पहला इसमें हम बात करते हैं कि लाभ लेने के लिए कोई भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जैसे कि वह हमारे भारत की सशस्त्र सेनाएं हों, उसमें आपका सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस भी शामिल है और पीएसयू यानी कि एनटीपीसी, एनएचपीसी, ओएनजीसी इत्यादि, और हमारे बैंक के कर्मचारी और हमारे अन्य जितने भी केंद्रीय कर्मचारी की श्रेणी में जो कर्मचारी आते हैं वो सभी इस स्पेशल कैश पैकेज का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा विशेष कैश पैकेज में भी अग्रिम यानी कि एडवांस का प्रावधान रखा गया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के पास वर्तमान में कैश उपलब्ध नहीं है और उसके पास इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए राशि नहीं है तो वह विभाग से एडवांस लेकर के उसका उपयोग कर करके और बाद में उसको समायोजित करवा सकता है। तो चलिए बात करते हैं एडवांस रूल की। तो एडवांस में सबसे पहले विशेष कैश पैकेज ब्लॉक 18-21 में अग्रिम के लिए कोई भी सरकारी कर्मचारी 10 दिन अर्जित अवकाश के अवकाश नकदीकरण का 100%, साथ ही उसके डीम्ड एलटीसी फेयर का 50% तक ले सकता है।
जो कि सीधे उसके बैंक खाते में संबंधित कार्यालय के द्वारा भुगतान किया जाएगा, जो वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 के समाप्ति के पूर्व समायोजित किया जाएगा, जिससे किसी सरकारी कर्मचारी को उपयोग किए गए सामान एवं सेवा के बिलों को इस संबंध में प्रचलित नियमों के अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले एलटीसी की वीडियो में बताया था कि एलटीसी का उपयोग जो भी सरकारी कर्मचारी करेगा वह उसका भुगतान उसी वित्तीय वर्ष में करना होगा, उसको आप उससे आगे लेकर के नहीं जा सकते हैं। इसलिए अगर आप एलटीसी लेने की सोच रहे हैं तो योजना आप जरूर बनाएं, परंतु आप साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप संबंधित बिलों को, संबंधित दस्तावेजों को समय पर कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके खाते से जो अग्रिम की राशि है उसकी रिकवरी भी की जा सकती है, साथ ही उसका जो ब्याज होगा वो भी लिया जा सकता है। और इसके बारे में अगला नियम में भी यहाँ पर देखिए उल्लेख किया गया है कि यदि अगर आप जो है समय पर सारे बिलों को प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ जो है उचित कार्रवाई करते हुए अमाउंट की रिकवरी और उसका इंटरेस्ट भी वसूला जा सकता है। अगर आप स्पेशल कैश पैकेज के तहत एलटीसी का उपभोग करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों जल्दी करें, क्योंकि यह नियम 12/10/2020 अर्थात जो ये कार्यालय ज्ञापन जारी हुआ है तब से लेकर के 31/3/2021 अर्थात जब वित्तीय वर्ष समाप्त होगा तभी तक के लिए प्रभावित है और तभी तक आपको इसका लाभ दिया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इसका उपभोग नहीं किया है तो जल्दी योजनाबद्ध तरीके से आप इसको उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको एलटीसी के संबंध में बताई गई चीज़ों में समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले आप लीव ट्रैवलिंग कंसेशन की विस्तृत जानकारी के लिए मेरे पहले बनाए गए वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो वहां आप जाकर के उसके नाम के सामने क्लिक करेंगे तो वह सीधा आपको यूट्यूब में एलटीसी रूल के ऊपर ले जा करके पहुंचा देगा, जिससे आप उसको देख करके एलटीसी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के विषय के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की, और जिसमें किसी भी एलटीसी, किसी भी स्कीम, किसी भी अलाउंस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है गणना, कि हमें तो वो मिलेगा लेकिन हम कितना मिलेगा, हम उसको कैसे उपभोग करें, उसका एडवांस कितना होगा। तो चलिए बात करते हैं इसकी गणना के बारे में। तो उदाहरण के लिए मैंने सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारी यानी कि सीएपीएफ में जो प्रधान आरक्षक पद है उसको ले लिया है। और दोस्तों, प्रधान आरक्षक पद की जो वेतनमान है वह लेवल 4 7वें वेतन आयोग के अनुसार 32,300 फिक्स किया गया है। तो चलिए इसी पर आगे हम गणना को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 10 डेज इनकैशमेंट की, यानी कि अगर हमें 32,300 का 10 दिन का अवकाश नकदीकरण की गणना करनी है तो हम कैसे करें। और दोस्तों, यहाँ ध्यान रखें कि ये जो इनकैशमेंट की राशि है यह टैक्सेबल इनकम है, यानी कि इसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी देना होगा। तो चलिए गणना करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला जो मैंने नीचे लिखा है, इसमें बेसिक पे जो आपको कॉलम 1 में दिया गया है, मतलब 32,300 को गुणा करेंगे 10 से, फिर उसको गुणा करेंगे 1.17 और उसको भाग दे दिया जाएगा 30 से, क्योंकि 30 दिन के महीने की हम गणना करते हैं। तो दोस्तों, आपकी राशि आएगी 12,597। और अब आगे कॉलम सी में आप देखेंगे तो कॉलम सी में फेयर वैल्यू की गणना की है। फेयर वैल्यू कैसे निकालना है, तो दोस्तों जैसे कि पे लेवल 4 और 32,300 के लिए एप्लीकेबल है रेल फेयर फॉर एनी क्लास। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये सरकारी कर्मचारी के 4 पर्सन यानी कि 4 परिवार के सदस्यों के लिए ले रहा है, और उसके लिए डीम्ड फेयर 6,000 रुपये तय किया गया है। तो 6 को 4 से गुणा करेंगे तो आपका 24,000 आ जाएगा। इस प्रकार जब हम जो है कॉलम बी और सी को जोड़ते हैं तो दोनों को जोड़ने पर हमारी जो राशि आएगी वो होगी 36,597। मतलब कि आपको जो राशि क्लेम होगी, आपको जो राशि मिलेगी वह मिलेगी 36,597 रुपये। और अब बात करते हैं कि आपको खर्चा कितना करना है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि डीम्ड फेयर का 3 गुना प्लस आपके अवकाश नकदीकरण की राशि दोनों को ही जोड़ करके जो अमाउंट आएगा उसके बराबर या उससे ज़्यादा आपको खर्चा करना है। तो कॉलम ई की तरफ नज़र डालें, जिसको लाल रंग से दर्शाया गया है। तो इसमें आप देखिए कॉलम बी में आपके 10 दिन की अवकाश नकदीकरण की गणना है, और इसके बाद C × 3
मतलब कि जो आपका फेयर वैल्यू है, जो डीम्ड फेयर है, उसको 3 गुना करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आएगा 84,597 रुपये। अब दोस्तों आगे जैसे मैंने आपको बता दिया था, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपना जो सामने आपको राशि दी गई है 84,597 रुपये या उससे ज़्यादा खर्च करता है तो उसको प्रतिपूर्ति के लिए 36,597 रुपये कार्यालय के द्वारा दिए जाएंगे। और किसी स्थिति में अगर सरकारी कर्मचारी उस राशि के बराबर खर्चा नहीं कर पाता है और केवल डीम्ड फेयर के 3 गुना ही खर्चा कर पाता है, जो कि इस गणना में 72,000 रुपये दर्शाया गया है, तो उस स्थिति में उसको लीव इनकैशमेंट के अगेंस्ट में 18% और फेयर वैल्यू के अगेंस्ट में 27%, मतलब टोटल 45% राशि जो आएगी वो डीम्ड फेयर से निकाल करके उसको दी जाएगी। जैसे कि इस गणना में 72,000 का 18% 12,960 और 27% 19,940, अर्थात कुल राशि 32,900 है। तो अगर कोई सरकारी कर्मचारी 84,597 रुपये खर्चा ना करके डीम्ड फेयर के 3 गुना यानी 72,000 रुपये खर्चा करता है तो उसको 32,900 रुपये दिया जाएगा। और दोस्तों अब गणना करते हैं एडवांस की। तो जैसा मैंने आपको एडवांस के नियम में बताया था कि जो आपका लीव इनकैशमेंट होगा 10 डेज का वो आपको 100% और एडवांस आपका 50%। मतलब जैसा कि आपको कॉलम नंबर बी में आप देखें तो बी में 12,597 रुपये आपका 10 दिन के इनकैशमेंट का अमाउंट है और आपका जो एडवांस यानी जो डीम्ड फेयर है उसका 50% यानी कि आधा, तो जो डीम्ड फेयर है वो 24,000 रुपये, तो उसका आधा हो गया 12,000 रुपये। इस प्रकार से यदि आप स्पेशल कैश पैकेज के तहत इस गणना के अनुसार एडवांस लेते हैं तो आपको राशि 24,597 रुपये एडवांस दी जाएगी, जो कि आपको प्रतिपूर्ति होने वाली राशि 36,597 से पेमेंट के समय माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट आपको दिया जाएगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर घूम रहा होगा कि हम इस राशि को खर्च कहाँ करें, कैसे व्यय करें। तो दोस्तों मेरे सुझाव के अनुसार और मेरी सोच जहाँ तक जाती है उसके अनुसार मैं निम्न प्रकार आपको सुझाव दे सकता हूँ कि आप इसको खर्चा करें जिससे आपको लाभ होगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यदि कोई सरकारी कर्मचारी यह सोच रहा है कि मैं अपने घर का रिफर्निशिंग का काम करा दूं या उसको मॉडिफिकेशन का काम करा दूं, तो ये आपके लिए सबसे उपयुक्त होगा, क्योंकि उसमें आने वाले अत्यधिक सामान के ऊपर जीएसटी 12% से अधिक है, जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट और सीमेंट, इस तरीके से जो उसमें उपयोग होने वाला पत्थर, अर्थ स्टोन, प्लास्टरिंग का सामान, लाइम इत्यादि। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं घर में रिफर्निशिंग का काम, तो सबसे पहले प्राथमिकता आप उसको दें ताकि आपका वो पैसा सही जगह उपयोग में आए। और सेकेंड कंडीशन में अगर आपका बच्चा बड़ा है, पढ़ाई करना चाहता है, पढ़ाई करने के लायक है या उसको कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि की जरूरत है, तो आप वहां पर भी इस राशि को खर्च कर सकते हैं। आगे बात करते हैं ड्यूरेबल आइटम्स की, यानी कि यदि मान लीजिए आपकी नई नई शादी हुई है और आप चाहते हैं कि अब मुझे कार, एसी, रेफ्रिजरेटर, मोटरसाइकिल इत्यादि की जरूरत है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, तो आप उसमें भी इस राशि को खर्च कर सकते हैं, जिसके ऊपर जीएसटी 28% से ज़्यादा लिया जाता है, तो आप वहाँ पर भी इनको बिलों को क्लेम कर सकते हैं। हम आगे बात करते हैं, यदि आप पर्सनल लोन, होम लोन और कार लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये मौका भी आपके लिए बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि उन सभी के ऊपर भी जीएसटी की दर 18% है और आप आसानी से इस सभी वाउचर को लगा करके एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज का लाभ ले सकते हैं। और यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है या फिर प्रॉपर्टी उसके पास पहले से है, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन का काम कराना चाहता है, तो वह भी कराना उसके लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि दोनों पर ही जीएसटी 12% से ज़्यादा है। और दोस्तों यदि कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी है जिन्होंने अभी तक पीएलआई, जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाई गई एक अच्छी इंश्योरेंस है, और टर्म इंश्योरेंस, यूलिप इत्यादि का अगर सेवा नहीं लिया है या अभी आपने पॉलिसी नहीं करवाई है, तो यह समय भी आपके लिए उपयुक्त है। इसमें आप पॉलिसी को लेकर के और लंबे समय के लिए भुगतान कर दें, जिससे कि आपकी भुगतान की गई राशि पे जो 18% की जीएसटी लगेगी उसको आप स्पेशल कैश पैकेज में भी इनकैश कर सकते हैं, इसका आप क्लेम ले सकते हैं। और सबसे आखिरी में और सबसे जरूरी, क्योंकि अगर कोई हमारी महिला कर्मचारी है या हमारे किसी सरकारी कर्मचारी की महिला कोई ऐसा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराना चाहती है या फिर मैनिक्योर, पेडिक्योर
या फिर वो हेयर स्टाइल ट्रीटमेंट कराना चाहती हैं या फिर कोई अन्य ब्यूटी पार्लर से संबंधित सर्विस लेना चाहती हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत सही समय है, क्योंकि उन सभी सेवाओं के ऊपर सरकार ने 18% की जीएसटी दर तय कर रखी है, जिसका आप पूरा क्लेम इसमें ले सकते हैं। और दोस्तों अंतिम में बात करते हैं अन्य सेवा की। अन्य सेवा जैसे डॉक्टर की, चार्टेड अकाउंटेंट की या कोई और लीगल ऐसे कोई आप सेवा लेते हैं जो कि रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसमें भी 18% की जीएसटी तय की गई है, जिसका भी लाभ आप पूरा इसमें स्पेशल कैश पैकेज में क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो एलटीसी कैश पैकेज में भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हमारा यूट्यूब चैनल मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों के लिए एक आसान भाषा में सभी नियमों को समझाना है, तो इस पूरी विशेष कैश पैकेज का जो निचोड़ है वो इस स्लाइड में, इस वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा, और जिससे आप अगर इस अनुसार क्लेम करते हैं तो आपको कोई समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात कि आपको यह ध्यान देना है कि आप जो एलटीसी के लिए खर्चा कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप खर्चा करते जाएं और बाद में पता चले आपका तो एलटीसी ड्यू ही नहीं है और आपने 2-2.5 लाख रुपए खर्चा कर दिए। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को पक्का करें कि आपका ब्लॉक वर्ष 2018 से 21 के बीच, यानी कि होम टाउन एलटीसी और ऑल इंडिया एलटीसी दोनों में से कोई भी आपकी बैलेंस है, ड्यू है। दूसरे पॉइंट की तरफ बात करते हैं। आपको सभी व्यय और खर्च डिजिटल माध्यम से करना है, जिसके लिए सभी संबंधित दस्तावेज बिल के साथ प्रस्तुत करना है। दोस्तों जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, इस स्कीम के तहत यदि आप सरकार से एडवांस लेते हैं या फिर कोई अन्य अमाउंट लेते हैं तो वो सीधा आपके खाते में भेजा जाएगा, आपको नगद नहीं दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसको पूरी तरह डिजिटल माध्यम से रखना चाहती है। तो इसलिए आप इस बात का पक्का ध्यान रखें कि यदि आप किसी विक्रेता को, किसी सेवादाता को पेमेंट कर रहे हैं तो उसका पेमेंट आप डिजिटल माध्यम से करें। डिजिटल माध्यम में कोई भी तरीका हो सकता है, जैसा आप उसके खाते में पैसा भेज दें, आप उसको यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कर दें, आप पेटीएम, फोनपे, मोबीक्विक, इस तरीके से कई सारे थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जो ऐप है उनके माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, या कोई अन्य तरीका में आप आरटीजीएस, एनएफटी, चेक इत्यादि के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। उन माध्यम को भी डिजिटल माध्यम के श्रेणी में रखा गया है। अब बात करते हैं तीसरे बिंदु की तरफ। दोस्तों आपको भुगतान केवल जीएसटी पंजीकृत विक्रेता सेवादाताओं को ही करना है जिनसे आपने सेवा और सामान खरीदा हो। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें आप किसी भी जीएसटी रजिस्टर्ड अगर विक्रेता से कोई सामान लेते हैं तो उसको, उस राशि को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप कोई भी सामान खरीदते हैं या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से सेवा लेते हैं तो सबसे पहले उसको यह चेक करें कि क्या वो जीएसटी पंजीकृत है। अगर वो पंजीकृत हो तभी उससे सेवा लें और तभी उसको भुगतान करें। तो अब चर्चा करते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। आपके द्वारा प्रस्तुत बिल में किसी भी सेवा ऑब्लिक सामान पर 12% या उससे ज़्यादा के अधिक जीएसटी सम्मिलित होना चाहिए। दोस्तों ये भी एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि हम सामान्यतः क्या करते हैं, कोई सामान खरीद लेते हैं, कोई सेवा ले लेते हैं और बाद में उसमें होता क्या है कि 3 आइटम है तो तीनों पर अलग अलग जीएसटी है, किसी पे 12%, किसी पे 5%, किसी पे 1%, किसी पे 28%। तो हमें यह ध्यान देना है कि हमें ऐसी सेवा और ऐसा ही सामान खरीदना है जिस पे 12% या उससे ज़्यादा हो। और दोस्तों मेरी आपके लिए राय ये रहेगी कि आप 12% को ही प्रेफरेंस दें, क्योंकि 12% से यह स्टार्ट है और 12% आप रखेंगे तो आपको ज़्यादा पेमेंट ना करते हुए अत्यधिक आपका जो पैसा है वो सामान की तरफ जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले पाएंगे। तो अब चर्चा करते हैं 5वें बिंदु की तरफ। आपको 10 दिन अर्जित अवकाश नकदीकरण एवं डीम्ड यात्रा व्यय, जो कि किसी भी नॉर्मल यात्रा के 3 गुना के बराबर होगा, उससे ज़्यादा खर्च करना होगा, तभी आपको पूरी राशि की प्रतिपूर्ति होगी। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि गणना कैसे करें, तो उस गणना में जो आप खर्चा करेंगे वो आपके डीम्ड फेयर का 3 गुना और जो आपके अवकाश नकदीकरण की राशि है, दोनों को जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट से ज़्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए, तभी आपको पूरी राशि मिलेगी। और 6वां पॉइंट पे नज़र डालते हैं। भुगतान किए गए बिल दिनांक 20/10/2020 से 31/3/2021 की अवधि के बीच होना चाहिए। दोस्तों जैसा कि नियम में पहले ही लिखा हुआ है कि इसके लिए आपको विशेष प्रकार से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, और जो यह आदेश निकाला गया है डिपार्टमेंट ऑफ
एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो निकाला गया है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो बिल की डेट है वो 20/10/2020 यानी कि आदेश की तिथि से लेकर के वित्तीय वर्ष समाप्ति यानी 31/3/2021 के बीच की होनी चाहिए। और आपने अगर इस तरीके का कोई भी भुगतान किया है जिसपे 12% से अधिक जीएसटी लगी है, तो आप उसको बिल्कुल सामान्य तरीके से, आसान तरीके से आप भुगतान कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और अब आगे चर्चा करते हैं 7वें बिंदु की तरफ। यदि आपके द्वारा अग्रिम लिया गया है तो ऐसी स्थिति में सभी दस्तावेज वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले ही प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों, इसका आप खास ध्यान रखें कि यदि मान लीजिए आपके पास खर्चा करने के लिए राशि नहीं थी और आपने एडवांस के लिए अप्लाई कर दिया और वह राशि आपके खाते में आ चुकी है, तो आप उसको तुरंत के तुरंत खर्चा करें, जल्दी खर्चा करें और उसका बिल जितना जल्दी हो सके आप आखिरी तिथि का इस्तेमाल या उपयोग ना करें। आप उसको पहले ही खर्च करने के उपरांत ही उसके जो संबंधित बिल है कार्यालय में जमा करें, ताकि आपको दी गई अग्रिम की राशि को जल्दी से जल्दी समायोजित किया जा सके। ऐसा नहीं करने पर वह राशि तो रिकवरी की ही जाएगी, साथ ही उस पर ब्याज लगाने के बाद भी कार्यालय के द्वारा ब्याज की रिकवरी भी की जा सकती है। अब आगे नजर डालते हैं 8वें बिंदु पर। जहां तक हो सके एलटीसी ऑल इंडिया के स्थान पर होम टाउन एलटीसी लेने का प्रयास करें, जिससे बाद में शेष एलटीसी का उपयोग आप संपूर्ण भारत में कहीं भी घूमने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत जरूरी पॉइंट है, जैसा मान लीजिए हमें जानकारी नहीं है और इसके सभी आदेशों में ब्लॉक वर्ष 2018 से 21 लिखा हुआ है, तो मैंने आपको जैसे भी पिछले वीडियो में मेरा जो एलटीसी का मैंने बनाया है उसमें आपको सारा एलटीसी के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। तो उसमें आपको जो मैंने बताया था कि किसी भी ब्लॉक वर्ष में, यानी एक ब्लॉक वर्ष जैसे 4 साल का होता है तो उसके अंदर 2-2 साल के 2 ब्लॉक होते हैं, जिसका उपयोग हम होम टाउन के लिए करते हैं और एक ब्लॉक हम ऑल इंडिया के लिए करते हैं। तो दोस्तों, जैसे इसमें 18 से 19 का ब्लॉक वर्ष खत्म हो चुका है और उसका ग्रेस पीरियड 2020 भी खत्म हो चुका है, तो अब आपके पास केवल 2 ही विकल्प हैं, या तो आप ऑल इंडिया 2018-21 ले लें या फिर आप जो है ब्लॉक वर्ष होम टाउन वाला 2020 और 21 ग्रेस पीरियड 2022 का आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका यह स्कीम वित्तीय वर्ष तक है, तो इसलिए आप इसको ऑल इंडिया एलटीसी ले लें। यदि आपने 2018-21 का ब्लॉक वाला नहीं लिया है तो आप फिर 2020 और 21 होम टाउन लेकर के आप इसको बुक करें और ऑल इंडिया वाले को पहले प्रेफरेंस न दें, ताकि आप होम टाउन में आपकी कम राशि व्यय होती है तो उसको आप एलटीसी में यूज कर लें, और जो ऑल इंडिया वाला है उसको आप भारत में कहीं भी घूमने के लिए, चूंकि आपके पास आगे समय है, तो आप उसका उपयोग वहां करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 9। यदि आप केवल डीम्ड यात्रा व्यय यानी कि 3 गुना के बराबर खर्च करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको केवल डीम्ड यात्रा व्यय के कुल का 45% यानी कि 18% डीम्ड कैशमेंट और 27% डीम्ड फेयर के बराबर ही क्लेम होगा। दोस्तों, इसके बारे में कैलकुलेशन मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता चुका हूं, गणना वाली स्लाइड में, तो उसका रेफरेंस देखें, उसमें आपको कुल 45% के बारे में जानकारी पूरी मिल जाएगी। और अब आगे बात करते हैं, बिलों को अलग अलग कितने भी भागों में प्रस्तुत किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप सोच रहे हैं कि जितनी आपको राशि खर्चा करनी है वो पूरे राशि का एक ही बिल बनवाना है, तो ऐसा नहीं है। यदि आपने 20 बिल, 30 बिल, 40 बिल, जितने भी बिल आपने इस तिथि के बाद बनवाए हैं जिस पे 12% या उससे ज़्यादा की जीएसटी की दर लगी हुई है, तो आप बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर के सारे बिलों को जोड़ करके एक साथ अपने कार्यालय में जो प्रस्तुत करेंगे तो भी आपको पूरी राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। और अब अंतिम बात करते हैं पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10, जैसा कि आप भुगतान हेतु तो क्रेडिट कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिजिटल इंडिया में आपके जितने भी पेमेंट्स हैं, भुगतान हैं, जो कि डिजिटल माध्यम से किए जाएंगे, चाहे वो आपका क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो आपका डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, फोन पे हो, आपका पेटीएम हो, मोबीक्विक हो, कितने भी आपका थर्ड पार्टी पेमेंट ट्रांसफर है जो कि आपके डिजिटल माध्यम से किए जा रहे हैं, उनका सभी का आप उपयोग कर सकते हैं, नगद स्थानांतरण, नगद भुगतान को छोड़ करके। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपका स्पेशल कैश पैकेज के संबंध में कोई क्वेश्चन है, कोई आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप अवश्य मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के
उसके बारे में लिख सकते हैं, जिसका मैं जल्दी से जल्दी जवाब देने के लिए या आपकी मदद करने के लिए प्रयास करूंगा। और दोस्तों, साथ ही इस स्पेशल कैच पैकेज से संबंधित जितने भी आदेश भारत सरकार के द्वारा निकाले गए हैं, इनका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसमें आप जाकर के सरकार के द्वारा निकाले गए पहले आदेश एवं साथ ही FAQ यानी फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में भी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और उसके साथ में यदि आप एडवांस लेना चाहते हैं या आपको कौन सा फॉर्म LTC स्पेशल कैश पैकेज के लिए ऑफिस में जमा करना है, उसके बारे में भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के आप फॉर्म को लोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आपका एक बार फिर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे बने रहें। इस वीडियो में आगे आपको अलग अलग जो लेटर्स गवर्नमेंट द्वारा निकाले गए हैं, इसकी झलक थोड़ी देर के लिए दिखाई जाएगी, तो जरूर बने रहे वीडियो पे। धन्यवाद।